सुनाई दे रहा है ना? ठीक। चलो ये बताओ, इसमें कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर, वो भी सिमिलर। पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा प्लेन जो कि मिरर इमेज हो, इसको 2 इक्वल हाफ में बांटता हो, सच दैट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। देखो यहाँ पर मिथाइल है, इसके इक्वल अपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगे तो क्या मिथाइल मिलेगा? मिथाइल मिथाइल। आप ये कुछ इमेजिन कर पा रहे हो ना? ये समझो कि प्लेन के ऊपर है और ये मिथाइल बाहर है, ये मिथाइल बाहर है और ये मिथाइल अंदर है, ऐसा। तो हम यहां से इक्वल अपोजिट, ये सेंटर, हम अभी क्या क्या बात कर रहे हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री की, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें नहीं है, पीओएस नहीं है। अगर पीओएस, सीओएस बताओ, सीओएस है इसमें, इसमें सीओएस है, सीओएस भी नहीं है। देखो देखो, अच्छा देखो देखो, यहाँ इक्वल अपोजिट डायरेक्शंस में गए तो मिथाइल मिला, कार्बन मिला। क्या इसके इक्वल अपोजिट डायरेक्शंस में क्या हमको कार्बन मिल रहा है? अच्छा, हम क्या हर एक, ऐसा नहीं कि एक जगह मिल गया तो हम सेंटर ऑफ सिमेट्री उसको बोल देंगे, समझ रहे हो? हर एक जगह। हाँ, यहाँ पर ये अब बिल्कुल आपका कहना है कि हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो मिथाइल मिलेगा और यहाँ से अंदर जाएंगे तो मिथाइल मिलेगा। बट क्या ये जो कार्बन है, यहाँ ऊपर गए तो कार्बन मिला, नीचे गए तो कुछ नहीं मिला, तो इसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली क्या हो गया? एक्टिव हो गया। पहला वाला में बताओ, कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर। अच्छा, 2 कायरल सेंटर, कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ पर एक ग्रुप मिथाइल, एक ग्रुप हाइड्रोजन, तीसरा ग्रुप के तरफ चले तो CH2, फिर CH पर मिथाइल, इधर चले तो CH2 CH पर मिथाइल, आइडेंटिकल्स हो गया। तो यहाँ पर कायरल सेंटर 0 है। पीओएस, पीओएस बताओ, पीओएस कैसा प्लेन? ये इमेजिन कर रहे हो, ये अब जो ये जो आपका रेक्टेंगल है, इसको बोर्ड के प्लेन पर इमेजिन करो, और ये मिथाइल और ये मिथाइल और इसके अंदर हाइड्रोजन। या ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, इसको हम क्या कर रहे हैं ना, ऐसे, ये आपका ट्रायंगल और यहाँ पर मिथाइल, ऊपर मिथाइल, नीचे हाइड्रोजन, यहाँ पर मिथाइल और नीचे हाइड्रोजन, एक ही रिप्रेजेंटेशन हुआ। हम व्यू पॉइंट चेंज कर दिए। अभी आप ऐसे देख रहे हो, बट ये जो व्यू पॉइंट है अगर ऊपर से दिखेगा तो इसको इसी तरह दिखाई देगा। चलो किसी से भी समझ जाओ आप। तो यहाँ पर
पीओएस कौन सा होगा, यही पीओएस होगा, पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये पीओएस। अच्छा मैं ऐसे कट करूंगा तो ये भी पीओएस होगा क्या, ये भी पीओएस होगा, मिथाइल मिथाइल कट जाएगा, मिथाइल और मिथाइल कट जाएगा ना यहाँ पर, तो ये सब पीओएस है। तो पीओएस तो है इसमें, सीओएस सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छा सेंटर ऑफ सिमेट्री है कैसे, देखो हम यहां से यहां पर ऐसे समझो, ये देखो मिथाइल है और ये मिथाइल है, ये दोनों मिथाइल है, हम इसके यहां पर चले इतना दूर गए तो मिथाइल मिला, इक्वल है ना, अपोजिट डायरेक्शंस में अंदर जाएंगे तो क्या मिथाइल मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, यहां पर यहां बताओ, पीओएस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन सा प्लेन, मिथाइल मिथाइल को काटता हुआ प्लेन, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, मिथाइल हम इसी प्लेन को काट दे, जिस पर मिथाइल है ना उसी को हम कट कर देंगे, देखो ऐसा मिथाइल ये बाहर है और ये अंदर है, हम ये प्लेन की ये प्लेन इमेजिन करो जो कि मिथाइल मिथाइल को काटता हुआ जाता हो, समझ रहे हो, तो क्या वो पीओएस है ना, हाँ हाँ, अगर हम अभी इस तरह काटेंगे तो पीओएस नहीं होगा, क्योंकि ये मिथाइल अंदर है और ये मिथाइल बाहर है, समझ रहे हो, तो ये हम इस प्लेन, ये अभी पीओएस हो जाएगा अभी, ये प्लेन सीओएस सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, हाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री अभी है, देखो इसके ऊपर गए तुम CH2 मिला, नीचे गए CH2 मिला, यहाँ ऊपर गए तो मिथाइल मिला, उतना ही अंदर जाएंगे तो ये मिथाइल मिल जाएगा, तो अभी हम इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं, तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ये देखो एलिन सिस्टम है, एलिन सिस्टम, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता था, अच्छा होता था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स बताओ, ऑड नंबर क्यूमिलिन में होता था, ऑड नंबर क्यूमिलिन में होता था, कंडीशन इज दैट टर्मिनल ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, ये कंडीशंस बताए थे, तो ये अभी इवन क्यूमिलिन है, इवन क्यूमिलिन है, तो इसमें क्या बताओ, पहले कैरल सेंटर है, नहीं है, कैरल सेंटर 0 है, कैरल सेंटर 0 है, अब इसमें बताओ पीओएस है या नहीं, एक ऐसा प्लेन पीओएस, पीओएस है इसमें, नहीं है, हम ऐसे काटे बोर्ड का प्लेन, बोर्ड का प्लेन क्या पीओएस होगा, ये OH बाहर है और उसके नीचे अंदर हाइड्रोजन से, तो मिरर इमेज नहीं होगा, अगर हम इसको इस तरह से कट करें तो ये वाला प्लेन OH और हाइड्रोजन कट जाएगा, बट ये फ्लोरीन और Cl मिरर इमेज नहीं होगा, समझ रहे हो, तो अभी इसमें पीओएस नहीं है, पीओएस नहीं है, COS सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो क्यूमिलिन है, ये GI शो नहीं कर रहा था, बट ये देखो OI शो करता है, ये मॉलिक्यूल अगर हम पूछते कि GI शो करता है तो क्या बोलते, नहीं शो करता है, इवन क्यूमिलिन है, बट ये देखो इसमें पीओएस COS कंबाइनली एब्सेंट है, इसलिए क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। चलो उसमें बताओ, उसमें पीओएस है, कौन सा प्लेन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अंदर की तरफ ये वाला प्लेन बोल रही है, ये ऐसा बोर्ड का प्लेन, बोर्ड का प्लेन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सोचना है, बोर्ड का प्लेन जो होगा ना अभी पीओएस हो जाएगा, अगर ये बोर्ड का प्लेन से हम काटे इसको तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों कट जाएगा, और ये जो बाहर वाला हाइड्रोजन और अंदर वाला हाइड्रोजन मिरर इमेज हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है क्या, इवन क्यूमिलिन विल शो OI, कंडीशन इज दैट टर्मिनल ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, अगर एक भी टर्मिनल ग्रुप सेम हो गया तो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, किसमें, क्योंकि इसमें पीओएस आ जाता है, तो पीओएस तो है, कौन सा प्लेन हम बात कर रहे थे, ये वाला प्लेन, इसको ऐसे कट कर दो,
कट कर दो, ये पीओएस हो जाएगा। सीओएस, सीओएस अभी नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चलो इतना सारा मॉलिक्यूल्स का प्रैक्टिस करवा दिए तो हो जाएगा। पीओएस, सीओएस, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव पहचान लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस। अच्छा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस के पहले इसको हम आएंगे, थोड़ा सा प्रोजेक्शन सीख लेते हैं। लिखो प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शंस फॉर्मूला, और प्रोजेक्शन फॉर्मूला एक होता है हैचवेज और दूसरा फीचर प्रोजेक्शंस, फीचर प्रोजेक्शंस, और एक को बोलते हैं सॉलिड वेज। रुक जाओ, सॉलिड वेज। वेज डैश प्रोजेक्शंस और फीचर प्रोजेक्शंस। पहला क्या है? वेज डैश प्रोजेक्शन। वेज डैश प्रोजेक्शन और फीचर प्रोजेक्शंस, ये दोनों प्रोजेक्शंस मेनली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझने में आपको थोड़ा इजी करता है। तो देखो सबसे पहले हम वेज डैश प्रोजेक्शन समझो। ये जैसे मैं एक वेज डैश प्रोजेक्शन बना रहा हूं, इसको समझे। ये COOH है, ये मिथाइल है, क्या ये कैरल सेंटर है? कैरल सेंटर है ना? ये जो है ना, आपको ये पता है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड वेज और इसको हैच वेज। सॉलिड वेज आर प्रोजेक्टेड आउटवर्ड, ये सॉलिड वेज आपकी तरफ है, और ये हैच वेज दैट दिस वन इज अवे फ्रॉम यू, दिस वन इज टुवर्ड्स यू एंड दिस वन इज अवे फ्रॉम यू। ये आपकी तरफ, ये आपसे दूर, या ऐसा कर सकते हैं ये बोर्ड के बाहर और ये बोर्ड के अंदर, और ये दोनों प्लेन बोर्ड पर, ऐसा कुछ है यहां पर समझो। ये COOH, ये CH3, ये हाइड्रोजन अंदर बोर्ड के अंदर, और ये OH बाहर। समझ रहे हो? ऐसा कुछ। ये जो ये है ना, दिस वन इज वेज डैश प्रोजेक्शंस। अगर हम इसको फीचर प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे ना, ये जो हाइड्रोजन है जो हैच वेज पर है, इसको समझो अच्छी तरह से। ये जो हैच वेज है इसको हम क्या करेंगे ना, इसको रोटेट करेंगे ऐसे। क्या करेंगे? जो हैच वेज पर है इस हाइड्रोजन को पकड़ेंगे और इसको रोटेट करेंगे, थोड़ा रोटेट करेंगे ताकि थोड़ा बाहर निकल जाए। अगर ये बाहर जाएगा, ये क्या होगा ना, ये अगर बाहर आएगा तो OH इधर चला आएगा, OH और ये COOH अंदर चला जाएगा और CH3 भी अंदर चला जाएगा। पहले ऐसे है, देखो इसको समझो। ये COOH, ये COOH, CH3H और ये OH। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं ना, जो हैच वेज पर ग्रुप रहेगा इसको पकड़ेंगे और इसको हम रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे तो ये इधर चला आएगा, वो बाहर निकल जाएगा, ये COOH अंदर चला जाएगा और ये CH3 अंदर चला जाएगा। नहीं प्लेनर है, अगर हम इसको मूव करेंगे बाहर निकालेंगे तो ये अपने आप अंदर चला जाएगा। समझ रहे हो? ऐसा तो नहीं है ना कि हम इसको मूव करेंगे तो ये सब ऐसा अपने जगह पर पड़ा रहेगा, नहीं ना, ये भी ये अपने आप अंदर चला जाएगा, हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो वेज डैश है, ये वेज डैश प्रोजेक्शंस है,
इसको हम फीचर प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? इसको हम पकड़ेंगे और इसको हम बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए। समझ गया? ये इसका वेज डैश प्रोजेक्शन है। दिस वन इज फीचर प्रोजेक्शन। फीचर प्रोजेक्शन। फीचर प्रोजेक्शन का नॉर्मल भाषा में इतना तो हमेशा बनाना पॉसिबल नहीं है। इसको हम इस तरह से भी दिखाते हैं। देखो, ये कायरल कार्बन, ये COOH, ये CH3 और ये H और ये OH। बट आपको ये समझना पड़ेगा, इस फीचर प्रोजेक्शंस में ये COOH और CH3 बोर्ड के अंदर होगा और ये OH और H बोर्ड के बाहर होगा। देखो जो बना हुआ है यहाँ पर। तो आपको वेज डैश से फीचर प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फीचर प्रोजेक्शंस है। हमको मॉलिक्यूल्स को समझ में नहीं आता है तो हम उसको डायरेक्टली फीचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको वेज डैश से फीचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने आना चाहिए। क्या करना है? सिंपली जो हैच वेज पर है उसको हम पकड़ते हैं और बाहर की तरफ निकालते हैं तो ये कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाता है। चलो एक और समझाते हैं। जैसे एक और मॉलिक्यूल्स लेते हैं, आप इसको क्या करो ना, फीचर में कन्वर्ट करो। पहले ये मैं समझा दूं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं, ऐसा नहीं कि ये ऊपर है ये नीचे है। ये इसका मतलब होता है ये बाहर है और ये अंदर है। यहां पर भी ये बाहर है और ये अंदर है। पर 2D प्लेन है तो लगता है ऊपर नीचे। तो अभी क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। अगर इसको फीचर में बदलना है, जो हैच बेस पर है उसको पकड़ो और बाहर खींचो। बाहर खींचोगे तो क्या होगा? ये NH2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर बाहर आ जाएगा और ये COOH और CH3 अंदर चला जाएगा। इसका फीचर्स कैसा होगा? ऐसा फीचर्स होगा, देखो। अगर बनाना है तो देखो एक बार। ये इसको हम बाहर निकालेंगे तो तो ये इधर कौन आ जाएगा? NH2 और इधर हाइड्रोजन, और ये है आपका हैच बेस पर COOH और ये CH3। एक चीज और अभी समझ लो, अगर हम इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। आगे जाकर आप RS कॉन्फ़िगरेशंस करते हो तो अगर हम इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, हमेशा अगर ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज करोगे, अगर मान लो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, तो अगर हम इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज ग्रुप का करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन R मेंटेन रहेगा। मतलब अगर हम इसको इस CH3 को यहां पर लेकर चले गए और हाइड्रोजन को यहां पर लेकर चले तो ये एक एक्सचेंज हुआ। एक और इसी तरह एक्सचेंज कर दें, इन दोनों का ग्रुप का भी एक्सचेंज कर दें तो कॉन्फ़िगरेशन R ही मेंटेन रहेगा। तो अभी इतना ध्यान रखो कि इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। तो वेज डैश से फीचर में कैसे कन्वर्ट करना है आपने सीखा, तो कर लोगे। जैसे एक और एग्जांपल की तरफ करा देते हैं। ये वेज डैश,
इसका फीचर बनाओ, फीचर्स। आपको सिंपली हाइड्रोजन को जो हैच वेज पर है उसको पकड़ना है, बाहर खींचना है। आप ऐसा करोगे तो हाइड्रोजन इधर आप बाहर आ जाएगा और ये NH2 भी बाहर आ जाएगा, और ऐसा करने से COOH अंदर चला जाएगा और CH3 भी अंदर चला जाएगा। तो आपको वेज ऐसे फीचर्स में कन्वर्जेंस आना चाहिए। अगर ये आ गया तो उसके बाद लिखे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस। configurations, that is RS configurations। ये ध्यान रखना, R मीन्स क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट, और S मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब हम कॉन्फ़िगरेशन निकालना, किसी भी एक कायरल सेंटर होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे। जैसे अगर मान लो कि इसी मॉलिक्यूल्स का, ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स है COOH, H यहां रखता हूं, ये मॉलिक्यूल्स है, इसका कॉन्फ़िगरेशन मुझे निकालना है कि R कॉन्फ़िगरेशन होगा या S होगा। तो एक क्या करना है ना आपको, यहाँ पर हम दो रूल बताएंगे, और ये चीज, ये जो रूल होता है ओनली फीचर प्रोजेक्शंस पर ही अप्लाई होता है। आपको प्रायोरिटी टेबल, प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना आता है, सिखा चुका हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। जब हम EZ कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखा रहे थे तो उस समय हम आपको प्रायोरिटी CIP सीक्वेंस रूल बता दिया था। तो यहाँ पर भी CIP सीक्वेंस रूल का इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर भी आपको CIP सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग इसको, इस चारों ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आप प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका होगा, क्या, यही पढ़े हो, यही पढ़े हो। पहला रूल क्या था, पहला रूल क्या था, जिसका एटॉमिक नंबर, फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। सेकेंड रूल था, सेकेंड रूल क्या था, अगर फर्स्ट एटम सेम है तो सेकेंड एटम को देखते हैं, सेकेंड एटम सेम है तो थर्ड एटम को देखते हैं। थर्ड रूल था कि अगर किसी ग्रुप में फर्स्ट और सेकेंड एटम के बीच अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइपोथेटिकली इट इज कनेक्टेड, इट इज कंसीडर दैट दे आर कनेक्टेड ट्वाइस और थ्राइस विथ ईच अदर। तो देखो अब ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको निकालने आना चाहिए। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका होगा, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, तो ये 1 नंबर। 2 नंबर बताओ, COOH हो जाएगा सर, यस होगा। 3 नंबर, और ये 4 नंबर। तो ये प्रायोरिटी निकालने आना चाहिए। प्रायोरिटी अगर निकालने नहीं आता है तो आप जहां पर बताएं वहां पर रिफर कर सकते हो। तो प्रायोरिटी निकाल लिए, अब क्या करेंगे ना हम, ये ध्यान रखिएगा, ऑन फीचर प्रोजेक्शंस, ये जो रूल बता रहे हैं ये फीचर प्रोजेक्शंस पर ही एप्लीकेबल होगा। ऑन फीचर प्रोजेक्शंस, केस 1, केस 1, if fourth priority group, if fourth priority group is present on fourth priority group present on vertical line, then hide it and go from
गो फ्रॉम 1 2 3। अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज आता है, क्लॉकवाइज आता है तो आर कॉन्फ़िगरेशंस, अगर एंटी क्लॉकवाइज आता है तो एस कॉन्फ़िगरेशन। केस नंबर 2, यहां पर इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन, वर्टिकल के जगह हॉरिजेंटल कर देना है, हॉरिजेंटल लाइन। वर्टिकल हॉरिजेंटल समझ में आता है ना? ये कैसा लाइन है? ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल। चलो, तो यहां पर इसमें क्या लिखना है? इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन हॉरिजेंटल लाइन देन हाइड इट एंड गो फ्रॉम 1 to 3। खाली ओनली वर्टिकल के जगह हॉरिजेंटल चेंज करना है और यहां पर उल्टा चलना है। उल्टा अगर क्लॉकवाइज आता है तो हम एस बोलेंगे और अगर एंटी क्लॉकवाइज आता है तो आर बोलेंगे। आप एक याद रखोगे और दूसरा अपने आप हो जाएगा। अब देखो कैसे याद रखना है, एक इसको याद करने के हम टेक्निक बता देता हूं। जब हम आर लिखते हैं तो कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना? ऐसे लिखते हो तो क्या ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो इसको आर बोलेंगे। आर लिखने वक्त कैसे ऐसा ऐसा चलते हो ना, यही तो क्लॉकवाइज है, तो हम इसको आर बोलेंगे। और ये दूसरा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, एक ही याद रखेंगे ना, क्लॉकवाइज आर, तो दूसरा वाला अगर होगा हॉरिजेंटल पर होगा तो उसको एस बोल देंगे। चलो अब यहां पर आ जाओ, रूल लिख लिए। अब यहां देखो क्या बोला गया, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? वर्टिकल लाइन पर। वर्टिकल लाइन पर है तो ये वाला कॉन्सेप्ट, सिंपल नॉर्मल कॉन्सेप्ट। क्या करना है? फोर्थ को हाइड कर लो, 1 2 3 चलो, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज एस, मतलब इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एस होगा। यही सेम मॉलिक्यूल्स है, थोड़ा सा हम मूवमेंट कर दिए, इधर से इधर कर दिए, देखो क्या फर्क पड़ता है। हम क्या किए, हाइड्रोजन को इधर लेकर चले गए, NH2 को इधर लेकर चले गए। 4 होगा सर। ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज, 1 एक्सचेंज मींस ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए, आर से एस से आर होना चाहिए। देखो आर होता है या नहीं? तो अभी क्या देखो, इसको लिख लो, नंबरिंग कर लो, ये फोर्थ, ये 1 2 3। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन हॉरिजेंटल लाइन, रूल नंबर सेकेंड। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 1 2 3 चलोगे, 1 इसको हाइड कर लेना है, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या ये वाला रूल याद रखोगे, एस होना चाहिए बट आर लिखेंगे, एस होना चाहिए बट आर लिखेंगे हम। यही रूल याद रखना है ना, इसने तो यही याद रखो, दोनों में से एक ही याद रखो। दोनों याद रखो कंफ्यूजन होगा, एक याद रखो। बट अगर हॉरिजेंटल पर होगा हम बोलेंगे कुछ और लिखेंगे कुछ और। मतलब जैसे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ? एस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल 1, ये क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए, बट लिखेंगे क्या? आर लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। देखो इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, सॉरी ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज करने से। इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज होता है तो कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाता है। एक और एक्सचेंज कर दूं इसमें तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसी मेंटेन रहेगा। चलो और एग्जांपल देखो जी। बताओ इसमें कॉन्फ़िगरेशन जल्दी।
जल्दी बताओ। सबसे पहले प्रायोरिटी निकालो। फर्स्ट कॉम तो यही है, पर प्रायोरिटी निकालना नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। अब वो सेकेंड मॉलिक्यूल जो दिए हैं, सबसे पहले आप उसको फीचर में बदलोगे, क्योंकि ये जो रूल एप्लीकेबल है फीचर प्रोजेक्शन पर ही एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ये जो हैच वेज है उसको आप फीचर्स में कन्वर्ट करोगे। हो गया। अच्छा ये तेरे 1 नंबर है। तो क्या सोच रहे हैं? देखो, आपको कॉन्फ़िगरेशंस निकालने में गड़बड़ नहीं है, इसका इसका प्रॉब्लम कहाँ है पता है? प्रायोरिटी निकालने में। अब प्रायोरिटी क्यों नहीं निकालना आ रहा है? क्योंकि आप पीछे वाला चीज को रिविजन्स नहीं करते हो। क्योंकि उस दिन तो आप, जब हम इजेट कॉन्फ़िगरेशन निकलवा रहे थे, उस दिन तो आप प्रायोरिटी निकाल रहे थे, बट आज दिक्कत कैसे हो गया? क्योंकि आप रिविजन्स नहीं करते हो। सर दूसरा क्या? वाला सर ये से होगा। दूसरे वाला का एस होगा। अब आर होगा। देखो वहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हो गया। सर चलो ये देखो होगा सर दूसरा वाला। यहाँ पर देखो ये 1 नंबर, क्योंकि पहला एटम तो सबका सेम है। सेकेंड एटम देखोगे तो ये कार्बन 3 अदर कार्बन से कनेक्टेड है, बट यहाँ पर ये कार्बन 2 ही कार्बन से कनेक्टेड है। यहाँ पर एक कार्बन से ये कनेक्टेड है। उतना करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको प्रैक्टिस रहेगा। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पर नॉर्मल सोचना है। नॉर्मल सोचना है, इसको हाइड करो, 1 2 3 मूव करो एंटी क्लॉकवाइज एस। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसको आप कन्वर्ट करो। इसको हम पकड़कर बाहर निकालेंगे तो ये Br इधर आ जाएगा, आयोडीन इधर आ जाएगा, क्लोरीन इधर रहेगा और फ्लोरीन इधर नीचे। प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका होगा? 1 2 3 4। नॉर्मल सोचना है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर, सॉरी वर्टिकल लाइन पर नॉर्मल। हाइड करो 1 2 3, 1 2 3। तो अब कर लोगे? एक और लास्ट देते हैं। इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए। इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा
तो क्या करना है, H को पकड़ना है, बाहर निकालो, H OH COOH और CH3 नंबरिंग कर दो, ये 4, ये 1 2 3 1 2 3 फोर्थ उल्टा सोचना है, उल्टा सोचना है, 1 2 3 मूव कीजिए, 1 2 3 होना चाहिए R बट लिखेंगे S। देखो अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर आपका H वेज पर है तो आप इसको यहां से भी सोच सकते हो, जैसे अगर यहां पर नंबरिंग करते तो ये फोर्थ 1 2 3। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर H वेज पर है तो आप सिंपली क्या करो, 1 2 3 मूव करो, 1 2 3 मूव करो, क्या होना चाहिए, S होना चाहिए। क्या बोले, अगर आप फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर आपका H वेज पर है, हैश वेज पर है तो आप वेज डैश प्रोजेक्शन से भी कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, इसको यहां से यहां कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या किए, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप मेरा अंदर है, उसको छोड़ दिए, उसको भूल गए और 1 2 3 मूव किए, 1 2 3 मूव किए तो ऐसा आया। जैसे यहां पर भी एप्लीकेबल देखो, अभी यहां पर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप नहीं है, यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या ये बी आर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, नहीं ना, तो यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। बट यहां पर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अंदर था इसलिए अप्लाई कर दिया। आप उतना दिमाग मत लगाओ, आप यहां से यहां कन्वर्ट करो, यहां से फिर उसके बाद आगे करो। अगर ये समझ, क्या कौन बोला, हाँ हाँ हुआ ना, ये एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे ही तो आया, नॉर्मल तो यही बताया गया ना, नॉर्मल ही बताया गया ना, नॉर्मल तो यही रूल है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको यहां से यहां कन्वर्ट करें, उसके बाद रूल लगाएं, अप्लाई होगा। छोड़ो इसको, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस, कैपिटल डीएल, कैपिटल डीएल को रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, इट इज एप्लीकेबल फॉर कार्बोहाइड्रेट, ऐसे लिखो, शुगर ब्रैकेट में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड मीन्स प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर क्या होता है, अमीनो एसिड का लिंकेज होता है, और उसको कौन सा लिंकेज बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, वो इस तरह का लिंकेज होता है, ऐसा ऐसा लिंकेज होता है ना। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ होता है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। बायोमोलिकुल्स पढ़ लिए हो ना, बायोमोलिकुल्स। चलो, तो अभी ये क्या है, इट इज एप्लीकेबल फॉर शुगर एंड अमीनो एसिड। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखेंगे। फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मेरा स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल जो है ना, स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स, स्टैंडर्ड कंपाउंड जो है, दैट वन इज ग्लिसरल डिहाइड। क्या, ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड, ये ग्लिसरल डिहाइड है, स्टैंडर्ड कंपाउंड, इसको रेफरेंस माना गया। ये ग्लिसरल डिहाइड कैसा दिखता है, ऐसा है कुछ, ये देखो, ये CH2, ये है आपका CH2OH, और ये OH और H, ये आपका क्या है, ग्लिसरल डिहाइड बोलते हैं, ग्लिसरल डिहाइड। देखो अब ये रूल क्या है,
ये ग्लिसरल डिहाइड है, ये कायरल कार्बन है अगर देखोगे तो, कायरल कार्बन। ऑल द 4 ग्रुप आर डिफरेंट, ये CHO है, अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड। तो ये ग्लिसरल डिहाइड है, ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आपका OH ग्रुप करेक्ट फीचर प्रोजेक्शंस, सुनो अच्छा से, करेक्ट फीचर प्रोजेक्शन, करेक्ट फीचर प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं? अगर आपका जितना भी कार्बन है, अगर आपका वर्टिकल लाइन पर लाई कर रहा है, जितना भी कार्बन है, इसमें जितना भी कार्बन है, ऑल आर लाइंग ऑन वर्टिकल लाइंस, CHO, C, CH2OH, all the carbons are lying on vertical lines। साथ ही साथ अगर IPSC नेम के अकॉर्डिंग देखे तो ये CHO ग्रुप का, CHO का प्रायोरिटी ज्यादा होगा और ये टॉप पर लाई कर रहा है, टॉप का। अगर नंबरिंग करते तो ऐसा ही करते ना, 1 2 3 नंबरिंग। तो ये हम बोलेंगे करेक्ट फीचर्स है, करेक्ट फीचर प्रोजेक्शंस है। करेक्ट फीचर प्रोजेक्शंस पर अगर OH राइट हैंड साइड लाई करता है तो इसको बोलते हैं कैपिटल D, इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल D ग्लिसरल डिहाइड। और इसका अगर मिरर इमेज ले लेंगे तो क्या होगा? दैट इज कैपिटल L ग्लिसरल डिहाइड। क्या मैं बोला? करेक्ट फीचर, ये लिखा दूंगा अभी। अगर OH राइट हैंड साइड है तो इसको क्या बोलेंगे? D ग्लिसरल डिहाइड। ये स्मॉल d मत लिखना, स्मॉल d और स्मॉल l आप मॉलिक्यूल्स को देख कर नहीं बता सकते हो, उसके लिए हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसके हेल्प से हम उसको स्मॉल डी एल कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। इसलिए लिखाया गया था स्मॉल डी एंड स्मॉल एल आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फैक्ट। इसको क्या बोलेंगे? डी ग्लिसरल डिहाइड। और इसका मिरर इमेज ले लीजिएगा तो एल ग्लिसरल डिहाइड बन जाएगा। दिस वन इज एल ग्लिसरल डिहाइड, एल ग्लिसरल डिहाइड। फॉर एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में क्या होता है? NH2 ग्रुप भी होता है, COOH ग्रुप होता है, भी है। यहां पर क्या करते हैं ना, यहां पर जैसे OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड रहता था तो उसको क्या बोलते थे? दैट इज डी ग्लिसरल डिहाइड। अगर यहाँ पर NH2 राइट हैंड साइड है, करेक्ट फीचर प्रोजेक्शंस पर, ये करेक्ट फीचर प्रोजेक्शंस है, ऑल द कार्बन्स आर लाइंग ऑन वर्टिकल लाइंस एंड आल्सो जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, दैट वन इज लाइंग ऑन टॉप। तो ये करेक्ट फीचर प्रोजेक्शन है। करेक्ट फीचर प्रोजेक्शंस का जरूरत ओनली कैपिटल डी एल कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करने में यूज होता है। अब ऐसा नहीं कि हम RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, वहां पर हमको करेक्ट फीचर की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट फीचर प्रोजेक्शंस की जरूरत ओनली एंड ओनली जब आप DL कॉन्फ़िगरेशन असाइन करोगे, कैपिटल DL कॉन्फ़िगरेशन असाइन करोगे, तभी जरूरत पड़ेगी। तो अभी बताओ, अगर NH2 राइट हैंड साइड होगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? दैट वन इज D एमिनो एसिड, कैपिटल D एमिनो एसिड। और इसका मिरर इमेज ले लो, दैट वन इज L एमिनो एसिड। इसका मिरर इमेज लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए। This one is L amino acid, कैपिटल L amino acid। मतलब अभी से आपको बायोमोलिक्यूल्स पर थोड़ा मूव कर रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स अंडरस्टैंडिंग करने में ये सब हेल्प करेगा, क्योंकि वहां पर भी आपको एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। चलो यहाँ पर लिख लो क्या बोलना चाह रहे थे हम। फॉर ए करेक्ट फीचर प्रोजेक्शन, ऐसे लिखना, ऑन ए, फॉर ए करेक्ट फीचर प्रोजेक्शंस, करेक्ट फीचर प्रोजेक्शंस ऑन ए करेक्ट या फॉर ए करेक्ट फीचर प्रोजेक्शंस, फॉर ए करेक्ट फीचर प्रोजेक्शंस for a correct feature projection, formula of carbohydrate ब्रैकेट में लिख लो,
ब्रैकेट में लिख लेना, all the carbon must lie on vertical line. All the carbon must lie on vertical line. and top priority group and रुक जा और फिर क्या बोले, एंड टॉप प्रायोरिटी ग्रुप, या ऐसे लिखना हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन टॉप, ऐसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन टॉप, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन टॉप, ब्रैकेट क्लोज। करेक्ट फीचर प्रोजेक्शंस का मतलब समझ में आ रहा है? करेक्ट फीचर प्रोजेक्शंस का मतलब यही बताया गया, ब्रैकेट में लिखाया गया कि ऑल द कार्बन मस्ट लाई ऑन वर्टिकल लाइंस along with top priority group along with highest priority group on top, ब्रैकेट क्लोज। फिर से मैं बोल रहा हूं, फॉर ए करेक्ट फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉमा if OH group is present on right hand side, if OH group is present on right hand side, comma, the configuration is capital D. If OH group is present on right hand side, comma, then configuration is capital D. Then configuration is capital D. Capital D. And if OH group is present on left hand side, if OH group is present on left hand side, comma, then configuration is capital L. Then configuration is capital L. ब्रैकेट क्लोज करके, ब्रैकेट पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करके, इन केस ऑफ एमिनो एसिड consider the directions, in case of amino acid, comma, consider the directions of NH2, consider the directions of NH2 in place of OH, in place of OH, directions of NH2 in place of OH। समझ में आ गया क्या बोला गया? मतलब एमिनो एसिड के केस में OH के जगह आप NH2 को इमेजिन करोगे, NH2 अगर राइट हैंड साइड होगा करेक्ट फीचर प्रोजेक्शंस पर तो उसको कैपिटल D बोलेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड NH2 होगा तो उसको कैपिटल L बोलेंगे। चलो कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे देखो, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है आपको। कॉन्फ़िगरेशंस, सबसे पहले इसको करेक्ट फीचर प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट करो, करेक्ट फीचर प्रोजेक्शंस में। इसको आप करेक्ट फीचर प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट कीजिए, और ये भी ध्यान रखिएगा हमेशा मूवमेंट इवन एक्सचेंज कीजिएगा, क्योंकि इवन एक्सचेंज करने से ऐसा नहीं कि इसको इधर लेकर चले गए करेक्ट फीचर प्रोजेक्शंस हो गया, हमेशा इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करोगे, हमेशा इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करोगे। जैसे क्या देखो, इस बता देते हैं हम यहाँ पर क्या किए, पहले हम इस COOH को टॉप में ले जाना है, तो ये तो मूवमेंट करना कंपलसरी है, ये मूवमेंट किया हमने, CHO इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर आ गया, CH3 इधर आ गया और OH आ गया। हाँ ये करेक्ट फीचर प्रोजेक्शंस आ गया है, बट जब भी हम करेंगे इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करेंगे, ये तो एक ही एक्सचेंज हुआ,
हाँ, OH OH को हम एक एक्सचेंज ऐसे कर देंगे, इसको हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, इसको करेंगे तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगा मेरा। मोस्ट ऑफ द कार्बन वर्टिकल लाइन पर नहीं आएगा, ये तो नहीं कर सकते ना। हाँ, इसको कर सकते हैं, इसको हम एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करने से क्या होगा, ये CHO, ये OH, और ये क्या CH3, और ये H। अब ये करेक्ट फीचर प्रोजेक्शंस पर अगर OH राइट हैंड साइड होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल D। सबसे पहले आप इसको फीचर्स में बदलें, क्योंकि हर एक चीज का सॉल्यूशन फीचर प्रोजेक्शन है। फीचर्स में बदलने के लिए जो हैच वेज पर है उसको पकड़ो और बाहर निकालो, एल कॉन्फ़िगरेशंस। हम बाहर निकाले तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए ये COOH तो यहाँ ही रहेगा, CH3 यहाँ ही रहेगा, बाहर निकालेंगे तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा। ये करेक्ट फीचर्स है। करेक्ट फीचर प्रोजेक्शंस पर अगर OH राइट हैंड साइड है तो इसको L बोलेंगे। इसका नाम याद रखना, इसको लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, तो क्या बोलेंगे, L लैक्टिक एसिड। इसका सोर्स का, लैक्टिक एसिड का सोर्स मिल्क, मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होते हैं। अगर हमको डी लैक्टिक एसिड बनाना है तो क्या करेंगे, उसको हम OH को उधर अगर कर, इसका मिरर इमेज ले लेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे तो L लैक्टिक एसिड आ, हाँ डी लैक्टिक एसिड आ जाएगा। चलो एक और, डी हो जाएगा, L होगा। L होगा, डी होगा। डी है, देख लो, देखो क्या होगा। चलो इसको पहले कन्वर्ट करो आप, ये CHO, ये क्या हो जाएगा CHO, और ये हाइड्रोजन, और CH3 और OH। करेक्ट फीचर प्रोजेक्शन, हाँ सही है ना, ये OH इधर चला आएगा। ये करेक्ट फीचर प्रोजेक्शंस नहीं है, क्या करेंगे, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, एक ही बार करेंगे। ये इधर गया, ये इधर आया, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज। इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसको इधर कर देंगे एक ही बार में। क्या किया आपने, आपने ये CHO तो एज इट इज रहा, ये CH3 को इधर लाया, H इधर आया, H को भी इधर कर दिया, OH इधर आ गया, क्या आ गया, D। हमेशा इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करना है। चलो ये मॉलिक्यूल्स देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज है ये ग्लूकोज है, इसका फॉर ये याद करना पड़ेगा आपको, ग्लूकोज। चलो इसमें अगर कायरल सेंटर की बात करें तो कितना होगा बताओ, 4 कायरल सेंटर है, 4 कायरल सेंटर है इसमें।
अभी यहाँ पर देखा जाए, ये करेक्ट फीचर प्रोजेक्शन है, ये करेक्ट फीचर प्रोजेक्शन है, एज ऑल द कार्बन्स आर लाइंग ऑन वर्टिकल लाइन्स एंड ऑल्सो द टॉप प्रायोरिटी ग्रुप, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट टॉप। चलो, तो इसका क्या होगा, अगर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देखे तो इसका नंबरिंग कर देता हूं। देखो, अगर सेकेंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो क्या बोलोगे, डी एल डी डी ऐसे बोलोगे। देखो, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, सेकेंड कार्बन पर क्या डी, थर्ड कार्बन पर क्या एल, फोर्थ कार्बन पर डी, फिफ्थ कार्बन पर डी। इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर नाम ही लिखना है हमको तो 2 कार्बन, सेकेंड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, कितना पेंटा हाइड्रोक्सी, पेंटा हाइड्रोक्सी कितना कार्बन है 6 कार्बन, 6 कार्बन मीन्स हेक्स, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन एल। ये इसका ओल्ड कन्वेंशन है, बट अभी के कन्वेंशन में क्या करता है ना, सबसे लास्ट कायरल कार्बन को देखता है, अगर लास्ट कायरल कार्बन पर OH राइट हैंड साइड है तो इसको डी ग्लूकोज बोल दिया जाता है। ये भी कॉन्फ़िगरेशन सही है, बट अभी के लेटेस्ट कन्वेंशन में लेटेस्ट आईपीएससी जो है, आईपीएससी बॉडी है, रिकमेंड करता है कि अगर जो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन पर अगर OH राइट हैंड साइड है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डी ग्लूकोज। अगर आपको एल ग्लूकोज बनाना है तो इसका मिरर इमेज लें, अगर हम इसका मिरर इमेज लेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो, कैसे बनाओगे, देखो कैसे याद रखोगे ये समझ लो। हम नीचे से शुरू करते हैं, OH को पहले 2 बार इधर रख दो, फिर उसके बाद अल्टरनेट चलो, अल्टरनेट मीन्स यहाँ पर H, तो अगला वाला में यहाँ पर देखो OH आ गया होगा। ये फ्रुक्टोज बनाने जा रहा हूं मैं। फ्रुक्टोज में अल्डिहाइडिक, ये कीटोनिक ग्रुप होते हैं और इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं, यही अंतर है। बोथ आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। इसमें कीटोन्स है, इसमें अल्डिहाइड है। ये करेक्ट फीचर्स है, करेक्ट फीचर प्रोजेक्शन है। ये नंबरिंग करना होगा तो नंबरिंग भी कर देते हैं। इसमें कितना कायरल कार्बन है, हाउ मेनी कायरल कार्बन, 3 कायरल कार्बन, 3 कायरल कार्बन, उसमें 4 कायरल कार्बन था। चलो, इसका अगर नाम लिखना होगा, कॉन्फ़िगरेशंस बताओ। इस पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं, कॉन्फ़िगरेशन ओनली सी स्टार पर हम कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं। तो ये सी स्टार है, तो क्या बोलेंगे 3 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एल है, फोर्थ कार्बन पर क्या है, डी है, फिफ्थ कार्बन पर क्या है, डी है। नाम लिखना होगा, कितना कार्बन पहले बताओ, OH ग्रुप कहाँ कहाँ है, 1 1 3 4 5 6, पेंटा हाइड्रोक्सी, टोटल 6 कार्बन इसलिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन,
we need to write the positions of ketones, या अभी के लेटेस्ट कन्वेंशंस बोलता है, लेटेस्ट कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन पर, लास्ट कायरल कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन देख लो, अगर OH राइट हैंड साइड है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डी फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। अगर एल फ्रुक्टोज बनाना है तो जस्ट मिरर इमेज ले इसका। तो मिरर इमेज बनाने बोले ना। मिरर में कैसा दिखेगा ये समझ में आ जाए, मिरर में। मिरर में मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, या मिरर्स ओनली चेहरा देखने के लिए। कुछ नहीं करना है, ऐसे दिखेंगे ना तो ये लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा, ये OH लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा, यहाँ पर OH H लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा, OH राइट हैंड साइड दिखेगा। अगर हम इसका मिरर लेंगे ना, मिरर इमेज, तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। देखिए ये OH इधर, H OH, हाँ हो गया मिरर इमेज। उसके बाद लिखें, ऐसा मत समझिएगा कि ये जो कैपिटल DL और R और S में कोई रिलेशन है। एक पॉइंट लिख लीजिएगा नोट में, DNL, कैपिटल DNL, कैपिटल DNL, कैपिटल DL and RS are not related with each other, related with each other, कोई रिलेशंस नहीं है इन दोनों में। नेक्स्ट इनांसियोमर, 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 दो तीन टर्म है सीखना है। इनांसियोमर क्या होता है, डायस्टेरियोमर क्या होता है, ईपीमर्स क्या होता है, एनोमर्स क्या होता है, ये सब टर्म्स का आपको अभी नॉलेज होना चाहिए। तो इनांसियोमर क्या होता है, इसमें लिखे नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल mirror image of each other, non superimposable mirror image of each other, mirror image of each other, non superimposable mirror image of each other are called enantiomer. Non superimposable mirror image of each other are called enantiomer. इसका कुछ फीचर्स होता है, फीचर्स, इनांसियोमर का कुछ फीचर्स है। तो फीचर्स लिखिए, पहला फीचर्स लिखिए, पहला, इन ए पेयर ऑफ इनांसियोमर, इन ए पेयर ऑफ इनांसियोमर,
pair, PAIR, pair of enantiomer, in a pair of enantiomer, in a pair of enantiomer, comma, each compound, each compound, each compounds must be individually optically active, must be individually optically active, must be optically individually optically active. और ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालना अब आपको आता है। ऑप्टिकली एक्टिविटी कैसे चेक करते हैं? जिसमें पीओएस और सीओएस कंबाइनली एब्सेंट हो, दैट मॉलिक्यूल्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। चलो इसका दूसरा फीचर्स, पहले फीचर्स लिख लो। लिखिए, enantiomer has of identical physical properties. Enantiomer has identical physical properties. Identical physical properties. Identical physical property except direction of optical rotations. Directions of optical rotations. Except directions of optical rotations. Optical rotations. Hence, they cannot be separated by fractional distillations. Hence, they cannot be separated by fractional distillations. Fractional distillations. तो देखो, ये जो इनांसियोमर होता है ना, इट इज ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप दो मॉलिक्यूल्स बीच। ये दो मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों के बीच रिलेशनशिप है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच इनांसियोमेरिक रिलेशंस है। तब तो ये बोला गया, पहला पॉइंट तो ये समझ में, पहला पॉइंट क्या बोला गया कि अगर हम ये दोनों कंपाउंड को इनांसियोमर बोल रहे हैं तो इसका भी ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है और इसका भी ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है, तभी हम बोलेंगे ये दोनों आपस में इनांसियोमर हैं। ठीक। सेकेंड पॉइंट बोला कि इनांसियोमर, ये जो एक्स मॉलिक्यूल्स है और ये जो वाई मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों अगर इनांसियोमर है तो इन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी मींस बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब वगैरह वगैरह सेम होगा। समझा ये चीज? अगर इसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा तो हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे? जैसे अगर मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करूंगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक्स वर्क्स व्हेन देयर इज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हम अल्कोहल और पानी को सेपरेट करना चाहें तो हम इजीली सेपरेट कर लेते हैं बाय द टेक्निक्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एट द अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री होता है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, तो देयर इज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। सो विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक्स वी कैन सेपरेट अल्कोहल एंड वाटर्स, बट इनांसियोमेरिक पेयर को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज अलग होता है, डायरेक्शंस ऑफ ऑप्टिकल रोटेशंस। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर मान लो कि एक्स और वाई आपस में इनांसियोमर है तो अगर ये क्या करेगा ना, ये मॉलिक्यूल मान लो कि प्लेन पोलराइज लाइट को 30 डिग्री से घुमाया तो ये दूसरा क्या होगा ना, 30 डिग्री भी घुमाएगा बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन अलग है। अगर एक्स मॉलिक्यूल्स प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री से रोटेट कर रहा है तो वाई मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को 30 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में घुमाएगा। इसलिए बोला गया कि दे ओनली डिफर्स इन डायरेक्शंस ऑफ ऑप्टिकल रोटेशंस एंड दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आया? चलो ये बना लो नीचे, उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखो।
enantiomer has identical chemical properties. Identical chemical properties. Enantiomer has identical chemical properties. Identical chemical properties. Identical chemical properties. लिख लिए? चलो, तो ये कुछ फीचर्स हैं, अभी हम एग्जांपल से इनांसियोमर को समझेंगे। टाइम है या हो गया? मे भी आप लोग को सैटरडे का क्लास हो, सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास हो, सैटरडे। तैयार हैं? जितना एक्स्ट्रा क्लास होगा जल्दी आपका सिलेबस खत्म होगा, आपको रिविजन करने का उतना ज्यादा टाइम मिलेगा। तो इसमें ना कहना मतलब सारा मीन्स पाप है, ज्यादा नहीं होगा। मे भी बायोलॉजी भी हो सकता है, मे भी बायोलॉजी सर बताएंगे। हाँ बायोलॉजी होगा तो उसके साथ 1.5 घंटा केमिस्ट्री भी हो जाएगा। आओगे तो एक सब्जेक्ट पढ़कर, तो 2 सब्जेक्ट पढ़कर जाओगे तो अच्छा है ना। हाँ 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो मे भी केमिस्ट्री तो होगा ही, मे भी बायोलॉजी भी हो सकता है। चलो, तो अभी हम क्या बोल रहे थे, एग्जाम्पल लिखो एक, तो समझो इनांसियोमर को पहले। क्या इनऑर्गेनिक? अभी इसी को बढ़ाते हैं, सोचते हैं 2 दिन में क्या होता है, बट मेनली हमको लगता है कि ये चैप्टर्स खत्म करते हैं, इसको चैप्टर्स को, ये तो खत्म हो ही जाएगा। अब ज्यादा एक क्लास और आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स में लगेगा और एक क्लास और लगते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर में लगेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें लेंदी होता है, इसको लगभग तो खत्म ही हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। तो देखो कौन सा, हाँ वो होली के बाद शुरू करेंगे, होली के बाद शुरू करेंगे उसको। इनांसियोमर क्या ये एनसीईआरटी, हाँ 11th क्लास का एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड हाइड्रोजन्स, हाँ होली के बाद मीन्स नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ 1 तारीख 2 तारीख से जो होगा ना, 1 तारीख से ही मोस्टली हम शुरू करेंगे। हमको लगता है कि उसको आधा घंटा करके पढ़े ना, थोड़ा थोड़ा करके आपको नोट्स पकड़ा देंगे, नोट्स पकड़ा देंगे, आप उसको पढ़ोगे घर में पढ़ोगे, और फिर हम छोटा छोटा सेक्शन जैसे छोटा छोटा डिवाइड कर देंगे ना, लास्ट में 15 मिनट या आधा घंटा करके, ताकि आपके ऊपर भी बर्डन नहीं हो। और आप अगर आपको उसमें अगर एफिशिएंसी बढ़ाना है आपको, तो उसको आप घर से पढ़ कर आए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि उसमें हवा से ही बात होगा इनऑर्गेनिक में। तो इसलिए उसको अगर उसको कैप्चर करना है तो उसको घर से पढ़ कर आए, वो आपको ज्यादा मतलब बेनिफिट उससे मिलेगा। क्योंकि देखो ये सब में लिखना पड़ता है, उसमें हम लिखेंगे कुछ नहीं, उसमें ओनली बताएंगे। चलो ये, हाँ ये एग्जांपल ना अगले क्लास में ही कराएंगे, छोड़ो इसको।